हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं दो आर्टिकल आपको समझाऊंगा और उसको हॉलिस्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो आर्टिकल है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझ में आए। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा फॉर ऑल दी जीएस पेपर। रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। जो गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको सॉल्व किए जाएंगे, कैटर किया जाएगा। प्लस आपको रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट वर्चुअल वर्ल्ड। तो वर्चुअल वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? जो डिजिटल वर्ल्ड है जो साइबर प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जैसे आपका सोशल मीडिया हो गया या फिर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो वो हो गया वर्चुअल वर्ल्ड। तो अभी वर्चुअल वर्ल्ड के ज़रिए लोग क्या करते हैं? अपना पॉलिटिकल राइट, स्पेशली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के 19 सब क्लॉज 1A में मेंशन है। तो क्या इसका ये मतलब है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम जो चाहे जैसे चाहे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्या उससे हमारे देश की जो आपकी सिक्योरिटी है, सोवरेनिटी है, फ्रीडम है, उसको हम चोट पहुंचा सकते हैं क्या? तो वो जो सवाल है वो इसमें खड़ा हो रहा है। और इसमें गवर्नमेंट जो है वो कितना दूर तक जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर कर्टेलमेंट लगा सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड पीपल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को। तो हाल ही में क्या हुआ, कर्नाटका के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट का जो आपका सहयोग पोर्टल है उसको, उसका जो वैलिडिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। तो अभी ये समझते हैं कि सहयोग पोर्टल है क्या। तो हमारे देश में जब से डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ, जब डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ या फिर वर्चुअल वर्ल्ड का पेनिट्रेशन हुआ शुरुआत में, तभी गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करने के लिए आईटी एक्ट को आपका इनेक्ट किया इन 2000। तो उस आईटी एक्ट के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बाद, गवर्नमेंट को पावर मिला कि गवर्नमेंट क्या कर सके, डिफरेंट शॉर्ट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर सके इन ऑर्डर टू रेगुलेट साइबर प्लेटफॉर्म्स, ताकि साइबर क्राइम को मैनेज किया जा सके। देन जो आपका वायलेशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको रोका जा सके। तो उसी के तहत सहयोग पोर्टल, एक पोर्टल बनाया गया। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो डिफरेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, जैसे आपकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो पहले ट्विटर था अभी जिसको एक्स नाम से जाना जाता है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इनके प्लेटफॉर्म से कोई भी अगर कंटेंट जनरेट करता है या फिर अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करता है और उसमें अगर उस कंटेंट में कोई फेक कंटेंट है या फिर जो कंटेंट है वो हमारे देश की जो आपकी फ्रीडम है, जो सिक्योरिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसको अगर वायलेट कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सहयोग पोर्टल में उसको आपका ब्रॉट डाउन करवा सकती है। सहयोग पोर्टल में जो कंप्लेन है वो आएगा और उससे क्या है, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है उनको उस पर्टिकुलर कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। तो इससे अभी क्या है, एक डिबेट छिड़ गया कि गवर्नमेंट ऐसे क्या कर सकती है, हर कंटेंट को रेगुलेट कर सकती है और इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो वायलेट होगा। इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया है। तो ये केस आया था इन कर्नाटका हाई कोर्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में ये केस लेके गया आपके जो ट्विटर है कि वो जो भी कंटेंट है वो मॉडरेट नहीं करेंगे या फिर ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसी के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो ऊपर रहना चाहिए। नो डाउट ये ऊपर रहना चाहिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस आर्टिकल को मेंशन किया गया है।
आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आर्टिकल है ये एब्सोल्यूट है। इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का भी प्रोविजन रखा गया है इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि आपके डिफरेंट प्रोविजन है, जैसे फ्रेंडली रिलेशन को बिगाड़ना स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए, या फिर आपके जो देश की सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसको खतरे में अगर डालता है कोई भी व्यक्ति थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर अदर एनी शॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म हो, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को लगा सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो सहयोग पोर्टल लाया था और इसके ज़रिए जो कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए आपके जो डिफरेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है उनको जो ऑर्डर देती है, तो इसको सही ठहराया है। तो इससे क्या है, जो एनार्की है वो नहीं फैलेगा, क्योंकि जो आपका हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट नीड्स टू बी एक्सरसाइज्ड इन अ रेस्पॉन्सिबल मैनर, कि उससे कंट्री के सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी को खतरा ना पहुंचे, सोवरेनिटी को खतरा ना पहुंचे। तो इसीलिए कोर्ट का जो व्यू था कि गवर्नमेंट जो है कर्टेलमेंट लगा सकती है विद इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। तो इसीलिए जो आपका सहयोग पोर्टल है, उस सहयोग पोर्टल को बनाया गया है, मैंने ऑलरेडी बताया, आईटी एक्ट के तहत। इसका जो रूल है 3 सब क्लॉज 1J। तो इसको हाई कोर्ट ने इसको आपका सही ठहराया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी है। तो इसीलिए जो आपके सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, दे मस्ट एडहेयर बाय द लॉ ऑफ आवर लैंड। तो अभी जो एमएनसीज है वो हमेशा कोशिश करती है कि देश का जो सोवरेनिटी है उसको वो चैलेंज करे, बाईपास करे, जो सही नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो एमएनसीज है वो एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम को, उसकी सोवरेनिटी को चैलेंज करती है। दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। तो इसके लिए क्या है, आपके जो हाई कोर्ट है उनका जो डिसीजन आया है वो गवर्नमेंट के फेवर में आया है, गवर्नमेंट का जो एक्शन है उसके फेवर में आया है। नो डाउट फ्रीडम एंड जो सिटीजन है हमारे, उनको ये फ्रीडम मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो सिर्फ सिटीजन को ही दिया गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें एक बात क्या है कि सिटीजन को भी ये ध्यान रखना है कि उनका ड्यूटी भी है कि नेशनल इंटीग्रिटी को वो प्रोटेक्ट करें। और सोशल मीडिया की वजह से क्या है, आप देख सकते हैं फेक कंटेंट बनाना, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना, जिससे क्या है देश की जो आपकी हार्मोनी है वो स्टेक पे आ सकती है, या फिर जो गलत नैरेटिव है वो सेट करना, देश की सिक्योरिटी को खतरे में डालना, वैसे चीज़ों को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो टर्मिनोलॉजीज है उनको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो सहयोग पोर्टल क्या है, ऑटोमेट करता है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नोटिस देता है किसको, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को। तो ये पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलप किया इन 2024। तो ये ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सहयोग पोर्टल, और इसको कौन से एक्ट के तहत बनाया गया है, कब बनाया गया है, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस पोर्टल और क्रिएटिंग दिस पोर्टल। एक्स कॉरपोरेशन क्या है, जो ट्विटर है उसी का नया नाम है आपका एक्स। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कहता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसके लिए अवेलेबल है, ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को किसके ऊपर बेस करके, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एसेट्रा। इंटरमीडियरी जो गाइडलाइन है वो किसके तहत लाया गया है, आईटी रूल्स के तहत। तो किसको इंटर गाइडलाइन दिया जाएगा, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एसेट्रा, या फिर अभी एक्स है वो। लॉ ऑफ द लैंड, इसको मान के चलना जरूरी है फॉर दी सोशल मीडिया कंपनीज। हम जो फ्रीडम है उससे हम एनार्की नहीं फैला सकते हैं, कि फ्रीडम के नाम पे अनरेगुलेटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी अगर दिया गया तो उससे क्या है, लोगों, ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उनका जो लाइफ है वो थ्रेट में आ सकता है। इसको अगर लॉजिक एंड फिलोसॉफी के बेस से अगर हम देखें इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, तो इसको कैसे देख सकते हैं कि हमें एक बैलेंसिंग टेस्ट देखना जरूरी है, कि जो भी हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं 19 सब क्लॉज 1A में, तो उसका प्रोपोर्शनलिटी हमें देखना जरूरी है कि क्या ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 को वायलेट कर रहा है। अगर कर रहा है तो जो रेस्ट्रिक्शन है दैट कैन बी इम्पोज्ड, अदरवाइज नॉट। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया, उसमें भी कंटेंट ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। इट इज पीपल्स फंडामेंटल राइट, बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेसी, आवर सिस्टम इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, सो पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑन गवर्नमेंट एक्शंस। ओके,
नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल बेस। दूसरा फिलोसॉफिकल बेस देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो लगाया जा सकता है, और इसमें एक आप जॉन स्टुअर्ट मिल का हार्म प्रिंसिपल है कि तब तक हमें लिबर्टी पे आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए जब तक वो ग्रेटर लेवल पे किसी को हार्म ना करे। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। फिर अगर देखें तो इपिस्टिमोलॉजिकल बेस क्या है, मतलब ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये डिस्कशन आया ही क्यों है, क्यों इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाना पड़ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिफरेंट कंटेंट के ऊपर, बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ फेक न्यूज़, जो क्या कर सकती है देश की सिक्योरिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को आपकी फ्रेजाइल कंडीशन तक ले जा सकती है। तो मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, तो इसको हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल। अगर एवोल्यूशन देखें तो किसी भी चीज़ का हमें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जब हम देखते हैं तो उससे हमें जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा आइडिया बनता है, और हम प्री मेंस में अच्छा आंसर कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट जीएस पेपर इंक्लूडिंग एसए पेपर, इवन इंक्लूडिंग ऑप्शनल पेपर लाइक पीएसआईआर, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसेट्रा। तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए आईटी एक्ट 2000 को लाया गया, जिससे गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया सो दैट गवर्नमेंट कैन रेगुलेट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया 2015 में। तो ये जो सेक्शन 66A था श्रेया सिंघल केस में, इसको आपका नल एंड वॉइड कर दिया गया। आईटी एक्ट में था कि कोई भी अगर आपका कंटेंट पोस्ट करता है उसमें किसी को अगर थोड़ा सा भी ऑफेंसिव लगे तो उससे क्या है उसको ब्रॉट डाउन किया जा सकता था, और जो पर्टिकुलर पर्सन ने पोस्ट किया है उसको बुक किया जा सकता था। तो ये तो सीधा सीधा वायलेशन है कि किसी को कोई कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो उसने एफआईआर कर दिया। तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A है। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को ही ब्रॉट डाउन कर दिया कि ऑलरेडी जो प्रोविजंस दी गई है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में, तो वो काफ़ी है। सेक्शन 66A लाके हम फिर से आपका क्लाउडेड या फिर ब्लर नहीं कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। फिर जो अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये अफॉर्म किया है कि इंटरनेट जो है इज अ मीडियम ऑफ एक्सरसाइजिंग फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करते हैं बाय कर्टेलिंग डिजिटल एक्सेस और बाय ब्रॉट डाउन एनी कंटेंट, तो वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लॉफुल, इट शुड बी नेसेसरी, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट, एंड इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी इसमें रिव्यू कर सकती है कि बेवजह किसी कंटेंट को ब्रॉट डाउन करना, लोगों का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करना, इस कैनॉट बी अलाउड। सो दिस जजमेंट इज वेरी क्रूशियल। How it is linking, you can get an idea that how internet as a medium of exercising fundamental rights needs to be protected अंडर दिस जजमेंट। देन आईटी रूल्स 2021, इसमें इंटरमीडिएरी गाइडलाइन को डेवलप किया गया, क्योंकि 21 के बाद हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन होने लगा। आज के समय पे 80 करोड़ से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारे देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, जो कि मोर देन 50% है। सो उससे क्या है, इंटरनेट की वल्नरेबिलिटी भी आप देख सकते हैं कि थोड़े से कुछ होने से ही कितना ज़्यादा हेट फैलता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, आपके फेक न्यूज़ फैलते हैं। देन करंट केस अगर देखें तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी क्या किया है, सहयोग पोर्टल को अंडर आईटी रूल्स 2021 इसको ऑफेल्ड किया है, इसको बरकरार रखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। बस गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि जो प्रोपोर्शनलिटी है वो वॉयलेट ना हो। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू। तो क्या चैलेंजेस रिलेटेड है इस इशू से, तो डिफाइनिंग अनलॉफुल कंटेंट। तो पहला तो ये चैलेंज है कि क्या अनलॉफुल कंटेंट है वो डिसाइड करना, नहीं तो क्या है ओवर सेंसरशिप देखा जा सकता है और एक चिलिंग इफेक्ट देखा जा सकता है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसीलिए क्या करना है, एक ब्रॉडर कंसेंसस बनानी है या फिर जुडिशरी को ये चीज़ें क्लियर कर देनी है कि किस कंटेंट को हम, किस तरीके के कंटेंट को हम वायलेटिव मान सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी कोई कंटेंट को देखा जाएगा कि वेदर दिस कंटेंट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मेंशन किया गया है, तो उसमें ड्यू प्रोसेस को देखना काफ़ी ज़रूरी है, दैट वेदर ड्यू प्रोसेस हैज़ बीन फॉलोड और नॉट, एंड जुडिशरी हैज़ टू रिव्यू द पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन बाय द एग्जीक्यूटिव और एनी लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर।
देन ग्लोबल जुरिस्डिक्शन वर्सेस लोकल लॉस। तो अभी अगर देखें तो लोकल लॉ जैसे एक्स जो है ये क्या करती है, लोकल लॉस को फॉलो नहीं करना चाहती है। और इनका अगर देखें तो आप जुरिस्डिक्शन पूरा ग्लोबल लेवल में ये फैले हुए हैं। इवन जो आपकी ग्लोबल साउथ की 10 12 50 नेशन को लगा के भी इनका जो वेल्थ है उसको हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इनका जो ग्लोबल रीच है तो वो क्या कर रहे हैं, लोकल लॉस को चैलेंज कर रहे हैं, जिससे एक देश की जो सोवरेनिटी है वो वायलेट हो रही है। फिर टेक्नोलॉजिकल एनफोर्समेंट करना ज़रूरी है, जैसे एआई को इस्तेमाल करना है ताकि हम कंटेंट को क्या कर सके, मॉडरेट कर सके। जो फेक कंटेंट है या फिर आपके मिस इन्फॉर्मेशन है दैट कैन बी कॉप्ड बाय यूजिंग एआई। तो एआई से हम क्या कर सकते हैं, मॉडरेट। और एआई की वजह से क्या है, आपके फेक कंटेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी एक चैलेंज है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी क्या है, एआई है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइड है और डिजिटल लिटरेसी जो है वो भी नहीं है, इसीलिए हम क्या है, कोई भी फेक कंटेंट को मान लेते हैं कि ये सही कंटेंट है। और उससे क्या है, एक आपका लोगों के अंदर एक ओपिनियन फॉर्म हो जाता है, वायलेंस फैल जाता है, कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाती है। सो दिस शॉर्ट ऑफ थिंग्स नीड टू बी कर्व्ड। देन इसका डायमेंशंस ऑलरेडी हमने देखा है। लीगली अगर देखें तो आईटी रूल्स को हमने देखा, पॉलिटिकली अगर देखें तो स्टेट के पास पावर है टू रेगुलेट फ्री स्पीच, बट इट नीड टू बी विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। सोशली अगर देखें तो जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उससे हम जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हेट हार्मफुल कंटेंट फैला सकते हैं, एब्यूसिव मटेरियल फैला सकते हैं। लाइकवाइज हम अच्छे आइडियाज़ को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं, सोशल मूवमेंट को भी चला सकते हैं टू ब्रिंग सोशल चेंज इन दी सोसाइटी और टू फॉर्म अ पब्लिक ओपिनियन। तो ये उसका पॉजिटिव साइड हो गया। एथिकली अगर देखें तो ये हर सिटीजन और गवर्नमेंट का एथिकल ड्यूटी है कि जो फेक कंटेंट है उसको हम फिल्टर आउट करें और हम फ्रीडम को रेस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें। इंटरनेशनली देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है उसको हमें क्या करना है, फॉरेन कंपनी जो भी है उनको एडहेयर करने के लिए बाउंड कराना ज़रूरी है। इकोनॉमिक वाइज अगर देखें तो जो रेगुलेटरी है या फिर कंप्लायंस कॉस्ट है वो जो आपकी एमएनसीज है वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है। जैसे डेटा लोकलाइजेशन के बारे में कहा गया था कि जो हमारे इंडियन के डेटा हैं उसको हमारे देश के अंदर ही रखा जाए, क्योंकि वो डेटा जब बाहर चला जाता है तो हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाता है। तो उस डेटा का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका सही इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल सभी है, गलत इस्तेमाल ज़्यादा है। तो वो उससे क्या होता है, देश को इकोनॉमिक लॉस होता है, लोगों की प्राइवेसी जो है वो वायलेट होती है। बाकी जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके आप जीएस पेपर 2, 3, 4 से लिंक करके देख सकते हैं। इवन ऑप्शनल पेपर लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से लिंक करके देख सकते हैं आर्टिकल 19 को, फिर साइबर लॉस को लिंक करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड इसका क्या है कि ट्रांसपेरेंसी लाना है। गवर्नमेंट जो भी आपकी सहयोग पोर्टल में चीज़ें अपलोड करती है या फिर कंटेंट ब्रॉट डाउन करती है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, और ड्यू प्रोसेस के तहत ही होना चाहिए, मतलब लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, ना कि अकॉर्डिंग टू द whims एंड फैंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। फिर जुडिशियल स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है ताकि जुडिशरी क्या कर सके, आपकी डिजिटल बेंच को ला सके, स्पेशलाइज डिजिटल बेंच। क्योंकि जो डिजिटल कंटेंट होती है उसमें आपके या फिर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ऊपर समझ रखने के लिए भी क्या है, आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। लॉ के अलावा भी कोलैबोरेटिव गवर्नेंस होनी काफ़ी ज़रूरी है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच जिसमें सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सभी को इंक्लूड करना ज़रूरी है। फिर डिजिटल लिटरेसी जो है वो काफ़ी कम है, लगभग 25% से भी ज़्यादा जो कम पॉपुलेशन है वो डिजिटली लिटरेट है। तो इसीलिए क्या है, इस तरीके के कंटेंट को, कोई भी फेक कंटेंट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाइल्ड फायर की तरह फैलती है। फिर हार्मोनाइज करना है ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं विथ कंट्रीज सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी और यूनिटी एसेट्रा। तो आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी बारीकी से समझ में आई है। केस लॉ भी दिखा दिया, फिलोसॉफी भी आपको दिखाया है, इसमें सहयोग पोर्टल क्या है वो भी हमने देखा। तो प्री मेंस सभी के पर्सपेक्टिव से आप ये जो आर्टिकल है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग पोल्यूशन। तो इस पोल्यूशन में भी कौन सा पोल्यूशन है, पोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक। तो हाल ही में क्या है, गोवा में ये चीज़ें आपकी ऑब्जर्व की गई कि जो एस्चुरीज है
एस्चुरी में आपका जो अभी एस्चुरी क्या होती है, जो आपका रिवर और ओशन के बीच में जो एक संगम स्थल होता है उसको एस्चुरी कहा जाता है। तो उस एस्चुरी में देखा गया है कि जो आपके फिशरी है और ह्यूमन कंज्यूमर्स है उनके अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। तो जो माइक्रो प्लास्टिक का है प्रॉब्लम है, ये प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से हो रहा है कि छोटे छोटे प्लास्टिक के कण जो है वो आपके फिश ईट कर लेते हैं, छोटे फिश खाते हैं, छोटे फिश को बड़े फिश खा लेते हैं, बड़े फिश को इंसान खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है। और एनवायरनमेंट का हेल्थ, इसका फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग को काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। प्लस जो लोगों का लाइवलीहुड है उसको भी इम्पैक्ट करता है। अभी गोवा के जो फिशरमैन है, यहाँ से जो फिश जाएंगे वो मार्केट में नहीं बिकेंगे, क्योंकि इससे एक आपका क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूटेड फिश जो है वो मार्केट में नहीं बिकेगी। इससे क्या है, गोवा का जो फिशरी सेक्टर है वो कोलैप्स हो सकता है, उससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की इशू आ सकती है, फूड सिक्योरिटी की एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो मराइन प्रोडक्ट्स है उससे लोगों का न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है उसको अचीव किया जाता है। तो इसीलिए क्या है, ये चीज़ें ज़रूरी है कि हम इसको टाइम बाउंड तरीके से चीज़ों को टैकल करें। तो अभी देखा गया है कि 12 से 87% तक कंटामिनेशन देखा गया है इन डिफरेंट स्पीशीज इन केरला। तो ये केरला के ऊपर स्टडी है। अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड स्टडी करें और अक्रॉस द इंडिया, सभी में ये प्रॉब्लम देखी जाएगी। और बायो एक्यूमुलेशन होता है लार्जर फिश के अंदर और फिर ट्रांसफर हो जाता है ह्यूमन के अंदर। हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, मैरन लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ह्यूमन के अंदर हेल्थ का रिस्क रहता है। तो इसलिए कॉल टू एक्शन है कि समय के साथ एक्शन लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा हिस्टोरिकली अगर देखें तो 1950 और 60 में वर्ल्ड वार के बाद प्लास्टिक का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, प्लास्टिक का पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ गया, इधर उधर डिस्कार्ड कर देना, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ना रहना। और उसके बाद 1970 में पहला जो साइंटिफिक रिपोर्ट मिला कि प्लास्टिक के जो आपके पैलेट्स है वो सार्गासो सी में पाए गए हैं। और उसके बाद डिफरेंट रीजन में रिसर्च होने लगा और इंडिया में भी ये प्रॉब्लम पाई जाने लगी। और जो टर्म है माइक्रोप्लास्टिक उसको कॉइन किया गया इन 2004। और माइक्रोप्लास्टिक कितना होता है, अंडर 5 तो ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और अभी के समय पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपकी माइक्रोप्लास्टिक की पोल्यूशन देखी जाती है। तो चैलेंज क्या है माइक्रोप्लास्टिक के हैंडल को लेके, एक तो डिटेक्शन में प्रॉब्लम है क्योंकि काफ़ी स्मॉलर इन साइज है, इसीलिए मॉनिटरिंग नहीं किया जा सकता है बेटर तरीके से। सोर्स और जो आपका पाथवे है उसको डिफाइन करने में दिक्कत आती है। एनवायरनमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना ज़्यादा इसका रिपल इफेक्ट है, वो भी अभी और पूरी तरीके से स्टडी होनी बाकी है। ह्यूमन हेल्थ का रिस्क देखा गया है। एक टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बैरियर भी देखी गई है कि हम बेटर टेक्नोलॉजी को लाके जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अभी तक हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो भी उसमें क्या है, कॉस्ट का बैरियर है, ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है वो। पॉलिसी एंड रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए वो काफ़ी लैक्स है। इवन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जो एक कंसेंसस बनना चाहिए वो अभी तक नहीं बना है। तो इसीलिए पॉलिसी रेगुलेशन भी नहीं देखा जाता है। और जो पब्लिक बिहेवियर है, अवेयरनेस है, वो भी काफ़ी लैक्स है, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है इन सभी चीज़ों से। और एक साइंटिफिक गैप भी देखी गई है। तो अभी इसका जो सोल्यूशन है क्या होगा, इसी को उल्टा लिखना है हमें। डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करना है, सोर्स एंड पाथवे को सील करना है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को और ज़्यादा स्टडी करनी है, ह्यूमन हेल्थ रिस्क के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना है, टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है उसको लेने हैं, पॉलिसी एंड रेगुलेशन को आगे बढ़ाना है, साइंटिफिक जो गैप है उसको फील करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा आगे बढ़ाना है। हेल्थ के ऊपर अगर देखें तो न्यूरोटॉक्सिसिटी ब्रेन में प्रॉब्लम कर सकता है, स्किन में इन्फ्लामेशन कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कर सकता है, एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक को भी ये बिगाड़ सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये डैमेज कर सकता है, इनफर्टिलिटी को जनरेट कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम, गट जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम कर सकता है, इन्फ्लामेशन कर सकता है, इम्यून सिस्टम को आपका इम्यूनो सप्रेसेंट कर सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज को बढ़ा सकता है, हार्ट में हार्ट स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस देखी जा सकती है। तो कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखा जा सकता है।
बाकी जो टर्म है एस्चुरीज क्या है, माइक्रोप्लास्टिक क्या है जो ऑलरेडी बताया है मैंने, बायो एक्यूमुलेशन क्या है वो भी मैंने बताया है, ट्रॉपिक ट्रांसफर क्या है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, जैसे छोटे फिश बड़े फिश फिर ह्यूमन बींग को चले जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। बाकी लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से देखें तो एक इंटरकनेक्टेडनेस हमें देखना है कि किस तरीके से जब इकोलॉजी हार्म होती है तो उससे ह्यूमन के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें प्लास्टिक वेस्ट, एस्चुरी का पोल्यूशन होना, तो जो इंटरकनेक्टेडनेस है दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड कि एनवायरनमेंट जो है उसको हमें वन जो अप्रोच है उससे देखना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट होना, पानी में चले जाना, स्मॉल फिश का खाना, फिर लार्जर फिश उसको कंज्यूम करना, देन ह्यूमन कंज्यूम करना, तो बायो एक्यूमुलेशन होके बायो मैग्नीफाई हो जाता है कि ये बढ़ते रहता है। फिर हमें जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको हमें एंथ्रोपोसेंट्रिज्म से नहीं देखना है, सिर्फ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि किसी भी तरीके से हम एनवायरनमेंट का हार्म करके डेवलपमेंट करें। उसके जगह हमें देखना है इकोसेंट्रिसिज्म कि जो इकोलॉजी है उसके पर्सपेक्टिव से देखना है। उसको जब प्रोटेक्टेड रखेंगे तो ह्यूमन का हेल्थ, इकोनॉमिक जो वेलबींग है, लाइवलीहुड है, वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इसीलिए क्या है, हमें अप्लाई क्या करना है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल नीड्स टू बी एडहेयर्ड बाय द पॉपुलेशन और बाय द गवर्नमेंट। So again, the system is same dimension. You have to see this from social dimension. Public health के ऊपर impact पड़ेगा because of microplastic. It will affect livelihood of fisherwomen's. Then political अगर देखें तो government has to take strong measures in order to curb plastic pollution. Waste management needs to be carried out in a better way. देन लीगल अगर देखें तो लीगल में आप क्या देख सकते हैं, जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको एडहेयर करना ज़रूरी है अंडर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 जिसको बनाया गया है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। एथिकली देखें तो ये हमारा कंसर्न होना चाहिए दैट वी नीड टू रेस्पेक्ट आवर मदर नेचर। वी शुड नॉट हार्म द इंटीग्रिटी of the mother nature because the earth is enough to satisfy human needs but not greeds, as said by महात्मा गांधी जी। इंटरनेशनली देखें तो R&D में कोलैबोरेशन करना है, कोऑपरेशन करना है, एक कॉन्सेंसस बनाना है ताकि वी कैन कर्व दिस प्लास्टिक पोल्यूशन एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। और जो इकोनॉमी है दैट नीड्स टू बी सस्टेन। ओके, बाकी जो सिलेबस के साथ लिंकेज है वो दिखाया गया है, एज वेल एज जो सिलेबस का जो पोर्शन कवर करता है वो भी दिखाया गया है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, पॉलिसी एंड रेगुलेशंस लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है ताकि हम वेस्ट को कलेक्ट कर सके, सेग्रीगेट कर सके और वेस्ट को इस्तेमाल करके हम उसको और बेटर तरीके से इकोनॉमी में रिसाइकल कर सके। रिसर्च एंड इनोवेशन करनी ज़रूरी है, R&D, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रूली बायोडिग्रेडेबल चीज़ को हम डेवलप कर सके। पब्लिक अवेयरनेस को लानी ज़रूरी है, देन मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।